ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। हिंदी में बोले तो पूंजीगत एवं आयगत व्यय एवं प्राप्तियां, ये चैप्टर का नाम है। सभी लोगों को अच्छे से हेडिंग बना लेना है और समझना है इस चैप्टर को कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो प्रयास करते हैं कि एकदम शुरू से शुरू करें, ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट भी हो पढ़ने वाला तो वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। इसलिए हम लोग एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करने का मतलब हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना जी, और कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं ना, और अकाउंटेंसी क्या बताता है? बिजनेस के अकाउंटिंग के बारे में बताता है कि नहीं? तो सर उसके लिए एक बिजनेस का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक बिजनेस होना चाहिए। बोलो ना, एक बिजनेस होता है, और बिजनेस में, रुक जाओ तो थोड़ा इसको बीच में लिखते हैं ना ढंग से। एक क्या ट्रांजैक्शन होता है, जरा गौर करना। सुनो, एक बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रांजैक्शन जब होगा यानी कि एक व्यवसाय है और व्यवसाय में लेन देन ही होता है ना। जब लेन देन होगा, व्यवसाय में कुछ लेन होगा कुछ देन होगा, मतलब कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, मतलब कुछ रिसिप्ट होगा कुछ प्राप्त होगा और कुछ पेमेंट होगा। मे बी पॉसिबल, कुछ आएगा कुछ जाएगा, यही होता है ना बिजनेस में। व्यवसाय के हर एक लेन देन में या तो कुछ आता है या तो कुछ जाता है। तो सर यही बात यहाँ पर हम लोग को भी सीखनी है कि एक व्यवसाय होता है, व्यवसाय में लेन देन होता है, और उस लेन देन में कुछ आता है और कुछ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लेन देन में ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, ये ट्रांजेक्शन दो प्रकृति के होते हैं। कितने प्रकृति के होते हैं? दो प्रकृति के होते हैं। एक बोला जाता है कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन, और दूसरा बोला जाता है, पहला बोला जाता है कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन और दूसरा बोला जाता है रिवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन। किस नेचर का ट्रांजैक्शन? रिवेन्यू नेचर का। मतलब अगर हिंदी में कहें तो एक व्यवसाय होता है, व्यवसाय में लेन देन होता है, और वो लेन देन जो है दो प्रकृति का होता है। कितने प्रकृति का होता है? दो प्रकृति का। एक को कहते हैं पूंजीगत प्रकृति और दूसरे को कहते हैं आयगत प्रकृति। क्या कहते हैं? आयगत प्रकृति। आया बात समझ में? तो ध्यान दो, ये दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक पूंजीगत प्रकृति और दूसरा आयगत प्रकृति। अब हमें यही पहचानना सीखना है कि सर जो बिजनेस में, व्यवसाय में जो लेन देन होता है, वो लेन देन पूंजीगत प्रकृति और आयगत प्रकृति के ही, दो ही प्रकृति के लेन देन होते हैं। तो कौन से लेन देन को पूंजीगत प्रकृति का लेन देन कहा जाएगा और कौन से लेन देन को आयगत प्रकृति का लेन देन कहा जाएगा? मतलब which transaction is to be called as capital nature and which transaction is to be called as revenue nature। ठीक है सर, कौन से ट्रांजेक्शन को कैपिटल नेचर कहा जाएगा और कौन से नेचर को रिवेन्यू नेचर कहा जाएगा। क्लियर है? बस ये हमको सीख लेना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। तो चलिए इसमें थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और क्या सर, ध्यान दीजिएगा, तो जो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा, बताएंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन को या किस तरह के ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर का कहा जाता है, ये बताएंगे। लेकिन ये जानने से पहले एक और बात जान लीजिए, सुनिए ध्यान से। जो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन में कुछ खर्चे हो सकते हैं और कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं। मतलब कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन में कुछ कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, एक्सपेंस खर्चा हो सकता है, तो कुछ कैपिटल नेचर का रिसिप्ट यानी प्राप्ति हो सकता है। मतलब कुछ खर्च कैपिटल नेचर का हो सकता है और कुछ प्राप्ति रिसिप्ट कैपिटल नेचर का हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से रिवेन्यू नेचर का जो ट्रांजैक्शन है, यानी आयगत प्रकृति का जो लेन देन है, उसमें आयगत प्रकृति का कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है यानी व्यय हो सकता है, और कुछ आयगत प्रकृति का रिसिप्ट हो सकता है। तो सर इन दोनों में हमने दो कैटेगरी बना दिया। मतलब पूंजीगत प्रकृति में भी खर्च हो सकते हैं, प्राप्तियां हो सकती हैं, आयगत प्रकृति में भी खर्च हो सकते हैं और प्राप्तियां हो सकती हैं। क्लियर है बात? तो इसको ऐसे लिख देंगे, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, और इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
ये जो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है इसमें हमने दो कैटेगरी बना दिया। इसको कहा कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। और फिर कुछ रिसिप्ट भी हो सकता है कैपिटल नेचर का, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। इसी प्रकार से रिवेन्यू नेचर में भी दो तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, बोलो, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो दूसरा बोलो ना, रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो सकता है। किसी को दिक्कत? रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट हो सकता है। मतलब अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो कहेंगे पूंजीगत प्रकृति की क्या हो सकती है सर? पूंजीगत व्यय हो सकता है, पूंजीगत व्यय हो सकता है। दूसरा हम लोग कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति हो सकता है, पूंजीगत प्राप्ति हो सकता है कि नहीं? तीसरा हम लोग कहेंगे आयगत व्यय हो सकता है, आयगत व्यय हो सकता है। और लास्ट कहेंगे हम लोग आयगत प्राप्ति हो सकता है। हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सर ध्यान दीजिएगा। तो ये चार प्रकार से हमने ट्रांजेक्शन को लिख दिया। लेन देनों को, बिजनेस में, व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को चार प्रकार से हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि बिजनेस में, व्यवसाय में कोई भी लेन देन होता है तो वो लेन देन या तो रिवेन्यू नेचर का होता है। बोलो ना जी, लेन देन नेचर के होते हैं, नेचर के होते हैं। कौन कौन? पहला कैपिटल नेचर का, दूसरा रिवेन्यू नेचर का। उसके बाद जो कैपिटल नेचर का लेन देन होता है, जो कैपिटल नेचर, पहला कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ही रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन में एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रिसिप्ट भी हो सकता है। मतलब रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा रिवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है बात? अब इन्हीं चारों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना खत्म, ठीक है सर? इन्हीं चार टॉपिक के बारे में, इन्हीं चार वर्ड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में सीखना है कि क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट, क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या होता है। क्लियर है बात? चलिए इसी के साथ हम लोग अब पहला हेडिंग बनाएंगे। बोलो पहला हेडिंग क्या दिख रहा है तुम लोगों को? उधर पहला हेडिंग क्या दिख रहा है? बोलो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। तो जल्दी से हेडिंग बना लो, पूंजीगत व्यय। चलिए जल्दी से हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, पूंजीगत व्यय। आप सबको बता दें, वैसे तो व्यय जो होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, वो नहीं तीन प्रकार के होते हैं। तथा हमने दो प्रकार का लिखा, बट एक स्पेशल टाइप का भी व्यय होता है। आप लोग को ऑलरेडी फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में पढ़ा दिए हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा एक और एक्सपेंडिचर पढ़ाए थे, कौन सा? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छे से समझाए थे ना जी उस दिन, अभी रिसेंटली पढ़ाए हैं। तो उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब दो पढ़ने के बाद एक तीसरा अलग से स्पेशल लिख लेंगे, है ना? एक काम करते हैं ना, उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन के नाम से लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग बना करके, क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं बाबू? देखो तो हमने कहा दो प्रकार के, तो अभी अभी आप पढ़े ही हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिफर्ड वाले को भी जोड़ लेंगे और इस प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर कितने बन जाएंगे। तो आइए वो तीन कौन कौन से हैं, तीनों के बारे में हम लोग लिखते हैं। कौन कौन से वो तीनों हैं, तीनों के बारे में लिखेंगे। तीनों के बारे में लिखेंगे। पहला हो जाएगा, बोलो पहला क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा हो जाएगा रिवेन्यू। इसके बारे में भी अभी रिसेंटली फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर हम लोगों को पढ़ने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आयगत व्यय, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब स्थगित आयगत व्यय। पढ़ाए थे ना जी? चलो तीनों का नाम लिख लेते हैं और फिर इनके बारे में पढ़ना है। आयगत व्यय और तीसरा स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय तीन बना लेना है और तीनों के बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी से सबसे पहला हेडिंग बनाना शुरू कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिंदी और पूंजीगत व्यय। समझना तो क्या होता है, किसे साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? लोग कोई दिक्कत? हाँ, तो बाबू डिजिटल बोर्ड और डिजिटल क्लासरूम खाली हम लोग दिखाने के लिए नहीं लगा है, हम लोग पढ़ाते हैं। क्या कर रहे हैं? केवल दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम नहीं लगाए, हम पढ़ाते भी हैं। डेली क्लास चलता है ना जी? हाँ, खाली हम मार्केटिंग करने के लिए नहीं लगाए हैं। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड से हम दिल्ली में पढ़ाई किए हैं उस स्टैंडर्ड को यहाँ पर प्रोवाइड करें फुली डिजिटली, प्लस साथ साथ मटेरियल को, ताकि आपका स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल लेवल के बच्चों के साथ मैच हो। हमारे यहाँ CA-CMA का भी क्लास चलता है, आप लोग जानते हैं। इस बार रिजल्ट भी हुआ है और इस बार आने वाले भी 10 रिजल्ट आने वाला है। यहाँ फुल सेलिब्रेशन होने वाला है, इसी महीने में रिजल्ट आने वाला है। CA-CMA का भी क्लास हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि 11th क्लास से ही आपको उस तरीके से हम तैयार करें कि आप आने वाले समय में CA-CMA का एग्जाम दे सको, क्लियर कर सको, ठीक है। ये टारगेट करके हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी किए हुए हैं। आप लोग जानते हैं CA इंटर तक का मेरा पढ़ाई हुआ है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है सर। तो प्रयास रहता है कि जिस माहौल में हम वहाँ पढ़ाई किए हैं, जिस कंपटीशन के साथ वहाँ पढ़ाई किए हैं, जो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस के साथ और स्टडी मटेरियल जो क्वालिटी रही है, वो सब व्यवस्था आप लोग को यहाँ पर करें छोटे से शहर में, ताकि ये ना हो कि सर बड़े शहरों के ही बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं, छोटे शहर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस अंतर को खत्म करना है, इसलिए फुल्ली क्लासरूम, फुल्ली डिजिटल क्लासरूम है ना, प्लस स्टडी मटेरियल उस तरीके से रहना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होने चाहिए, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। ये नहीं कि खाली अकाउंट्स से वो टीचर है, अकाउंट्स खाली पढ़ा देते हैं, हो गया वो गिनती के कुछ चैप्टर, क्या जी? ऐसा नहीं सर, कंप्लीट एजुकेशन होना चाहिए, क्या समझे? साइंस वाले बच्चों को मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, कॉमर्स में भी तो 3 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसी सोच लेकर के हम आए हैं सिवान में, है ना सर, ताकि कुछ बदलाव करना है, और बदलाव हो रहा है, सुनने को ऐसा मिल रहा है। जो लोग आ रहे हैं बता रहे हैं कि सर बदलाव हो रहा है। कुछ ज्यादा चैप्टर इस पर पढ़ाए हैं, 2-3 को ज्यादा चैप्टर पढ़ाए हैं, उतना भी नहीं पढ़ाई होता है वहां पे, समझ गए? 2-3 को ज्यादा पढ़ाई हुआ है, कहने का अर्थ ये है कि बदलाव हो रहा है। 2-3 को ज्यादा हुआ है ना, कुछ तो फर्क पड़ा, समझ गए बात? मेरे देखा देखी कि भाई जो भाई हम बैकअप क्लास भी प्रोवाइड मतलब हो जाता है ना जी, सोशल मीडिया पे हमारे मिल जाएगा आपको, या कहिएगा तो स्पेशली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि अगर कुछ छूट गया तो भी मेंटेन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि छूट गया तो अब छूटा ही रहेगा। तो ये सारी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो इसको ये देखा देखी भी कुछ लोग इस पर भी उतारे हुए हैं कि भाई अब हम लोग को भी करना पड़ेगा। तो बदलाव आ रहा है, हम बोले थे कि बदलाव के सिवा जिला में बदलाव होना शुरू हो गया है। कि हम जो सोच लेकर के आए थे उस पर काम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है, तो ये खुशी की बात है। चलिए सर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्या होता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो सुनिए, पूंजीगत व्यय का अर्थ क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? तो वैसे व्यय
वैसे व्यय यानी वैसे खर्चे जो कि बिजनेस में बार बार नहीं होता है, बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज में नहीं होता है, जैसे गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, ये सब रेगुलर एक्टिविटी है ना, ऐसे रेगुलरली नहीं होता है। ये खर्चे बिजनेस में कभी कभार होते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल में एक बार कभी होता है। समझ रहे हो बात? हमेशा नहीं होता है। खर्चों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्लियर है बात? पूंजीगत व्यय कहते हैं ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं, बिजनेस के रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, रेगुलर एक्टिविटी में नहीं होता है, ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय कहा जाता है। समझ के बाद? जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपने ये फर्नीचर, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर लगा हुआ है। आपको क्या लगता है ये फर्नीचर हम हर साल बनवाते हैं क्या? हर महीने बनवाते हैं क्या? नहीं सर, एक बार बनवा दिए हैं, लगवा दिए हैं ये सब फर्नीचर, अब पता नहीं कितने सालों तक ये चलेगा, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल चलेगा, है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? खर्चा तो हमने किया ना सर, एक्सपेंडिचर तो हमने किया ना, लेकिन क्या बार बार होता है? हमने मशीनें लगवाई, ये डिजिटल क्लासरूम आप देख रहे हैं, मशीनें लगवाई, क्या ये हर महीना करना पड़ेगा, हर महीना लगवाना पड़ेगा, हर साल लगवाना पड़ेगा? नहीं सर। एसी क्लासरूम बनाया हमने, एसी लगवाया, क्या वो हर साल लगवाना पड़ेगा? नहीं सर। हो गया ये खर्चे एक बार, अब ये कुछ सालों तक चलेंगे, ये बार बार नहीं होते हैं, तो ऐसे खर्चों को क्या कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। क्लियर है? सिंपल है? कोई पूछेगा बता सकते हो एकदम आसान भाषा में? चलो जरा लिख भी लेते। हो नहीं, इधर 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 कुछ पढ़ा है ना? आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, ठीक है? अब लिखना शुरू करो। लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, लिखेंगे एन एक्सपेंडिचर whose benefit लिखो ना, बोर्ड पर से लिखो, an expenditure whose benefit extends, और बताओ ना, ये लग गया तो हमको बेनिफिट अब कई सालों तक देगा ना जी? 2 साल 5 साल 10 साल तक हम इससे हम बेनिफिट कमाएंगे, है ना? 2 साल बच्चे आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, हमको पैसा देंगे, कमाएंगे हम, है ना? बेनिफिट कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पहले खर्चा करना पड़ा है ना, खर्चा करना पड़ा है, लेकिन इस खर्चे का बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर अंदर खत्म नहीं होगा, आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो मिल ही रहा है, आने वाले सालों में भी मिलेगा। लॉजिक क्लियर? तो कहता है कि हुज बेनिफिट एक्सटेंड, उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक तक, 1 साल से अधिक तक यानी 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हमें क्या मिलेगा? इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा। एंड विच इज नॉर्मली नॉन रिकरिंग। अभी बता रहे थे कि बार बार नहीं होता है सर ये खर्चा, नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग, अब समझने की कोशिश करो, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, और नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार नहीं। रिकरिंग एक टाइम में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को मैंने बताया था रिकरिंग अकाउंट के बारे में। जानना है किसी को? रिकरिंग सुन लो, नहीं बताए होंगे तो अभी सुन लो। रिकरिंग अकाउंट केवल बिजनेसमैन लोगों का खुलता है, जिसमें बिजनेसमैन लोग डेली के ट्रांजेक्शन ढेर सारे करते हैं। आपको अगर बैंक में रिकरिंग, आप लोगों का नहीं खुल पाएगा बैंक में रिकरिंग अकाउंट। अगर आपको खुलवाना है तो आपको सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिजनेस दिखाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस अकाउंट के नाम से रिकरिंग अकाउंट होता है बैंकों, इसमें आप डेली बेसिस पे कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। समझ रहे बात? कई सारे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। और रिकरिंग अकाउंट जब खुलता है बैंकों में, तो उन बिजनेसमैन को बैंक के तरफ से एक स्पेशल फीचर यानी एक स्पेशल व्यवस्था मिलता है, जिसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना है आप लोगों ने? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें बताया जाता है कि सर आपके बैंक में जितना है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं पैसा। अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपया है तो आप 1,10,000 भी निकाल सकते हैं। 10,000 रुपया ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। जो एक्स्ट्रा आपने 10,000 रुपया निकाल लिया वो क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, और वो बैंक आपको दे सकता है। आपके बैंक में पैसा कम भी है तो भी बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है। लोन अलग से लेने की जरूरत नहीं है बैंक से।
समझ के बाद उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, और वो रिकरिंग अकाउंट खुलता है बैंकों में। ट्रांजेक्शन करना होता है, ढेर सा ट्रांजेक्शन करना होता है। तो रिकरिंग का अर्थ तो एक तो बैंकिंग सेक्टर में वो मैंने बता दिया, यहाँ भी रिकरिंग का अर्थ कुछ उसी से मिलता जुलता है। क्या? रिकरिंग का अर्थ होता है बार बार, ऐसे लेनदेन जो बार बार होते हैं उसको रिकरिंग ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और जो ट्रांजेक्शन बार बार नहीं होते हैं उनको नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो बताओ ना, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार इसलिए क्या कह रहा है कि नॉर्मली और नॉन रिकरिंग, साधारण तौर पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि बार बार नहीं होते हैं, कभी कभार होता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल में एक बार। जमीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब बार बार नहीं होता है, ये सब ट्रांजेक्शन जो है कभी कभार होता है। समझ के बाद कोई पूछेगा तो बता सकते हो? अरे बोलो ना भाई, बता सकते हो क्या? चलो तो अब एक काम करो, लिखेंगे हम लोग इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां कहां होता है। एग्जाम्पल लिख जाए क्या? बोलो ना, चलो लिखो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए ना। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल लिखो, यानी कि कहां कहां कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसके बारे में लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां कहां होता है, तो लिखेंगे एक्विजिशन माने एक्वायर करना है ना, मतलब कुछ खरीदना। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का एक्विजिशन करना माने एक्वायर करना। बताओगे? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, मशीनरी, बोलो, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। समझ रहे हो बात? जो खर्चे होते हैं फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करना क्या कहलाता है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजी का क्लियर है? क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत नहीं? उसके बाद कहेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट, ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज, जैसे कि एग्जांपल में कहें तो कौन सा एग्जांपल है सर? देखिए आप लोग अकाउंट एडजस्टमेंट आप लोग सवाल पढ़ रहे थे, तो एक वर्ड मिला था, वर्क एक्सटेंशन अकाउंट मिला था, वर्क एक्सटेंशन अकाउंट। इस वर्ड को हमने क्या बताया था, कहां भेजना है? वर्क एक्सटेंशन अकाउंट को बैलेंस शीट एसेट साइड तुम दिखा दिए थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में बोला था कि फिर उसका अर्थ समझाया था कि नहीं, इसका अर्थ ऐसे होता है बैलेंस शीट। यस, अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, वर्क एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, अपने फैक्ट्री को बढ़ा रहे हैं, अपने जमीन को, फैक्ट्री को, मशीनों को बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क एक्सटेंशन अकाउंट। समझ रहे हो बात? तो वर्क एक्सटेंशन क्या है? तरह से हमने एसेट को बढ़ाया है ना सर, एसेट को क्या किया? एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट। समझ गए बात? कैपिटल नेचर हर बार थोड़ी होता है, हर महीने थोड़ी होता है कि हम लोग अपने फैक्ट्री हर महीना बढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक बार हो गया, फिर 2 4 साल 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, है ना, जब काम बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? तो तरीके से अपनी जमीन बढ़ाना, अपना बिल्डिंग क्या कहलाता है?
एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझ के बाद बोलो कोई दिक्कत? चलो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जैसे कि हमने क्या किया, मान लो कि हम सिनेमा हॉल चलाते हैं, लेट्स सपोज मान लो कि हम सिनेमा हॉल चलाते हैं। सिनेमा हॉल का क्या किया हमने, साइज बढ़ा दिया, साइज इन द सेंस की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया। जैसे अभी हम इस क्लासरूम के बारे में सोच रहे हैं, क्लासरूम का साइज बढ़ाने, क्लासरूम का साइज बढ़ा तो बैठने की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा बच्चे बैठ पाएंगे, ज्यादा कमाई हो पाएगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो ऐसे ऐसे खर्चे। लेकिन बताओ ना, क्या हर महीने या हर साल हम क्लासरूम बढ़ाएंगे क्या साइज? नहीं। अभी जो साइज 2 साल से चल रहा है, मान लो आने वाले समय में अगर हम साइज बढ़ाते हैं तो फिर वो कुछ साल तक चलेगा, है कि नहीं? अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं या इंप्रूव कर रहे हैं, कोई भी फिक्स एसेट जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, इस तरीके से कोई भी अगर संपत्ति है उसको बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने का जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। हमने कहा इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, है ना? सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में हमने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया। और एग्जांपल का है तो रीमॉडलिंग ऑफ एन ओल्ड स्टेशन, रीमॉडलिंग ऑफ एन ओल्ड स्टेशन एटसेट्रा। कोई पुराना रीमॉडल करके और बेहतर बना दिया, यहाँ पर जिसके रीमॉडलिंग होने की वजह से, नयापन होने की वजह से लोग आना शुरू कर दिए, तो ज्यादा कमाई बढ़ गया, मतलब बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया सर। तो ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। किसी को दिक्कत? बोलो ना। परचेज और इंस्टॉलेशन, परचेज और इंस्टॉलेशन और इरेक्शन, दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है, बताए थे, ऑफ फिक्स एसेट। मान लो कि कोई फिक्स एसेट है, जैसे एसी का एग्जांपल लिए थे कि एसी सबसे पहले हम गए खरीद के लाए, कहां से? शोरूम से। फिर तो भाड़ा लगा ना, गाड़ी भाड़ा पड़ा यहां तक लाने का, कैरेज। यहां आए तो इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, कराना पड़ा। विंडो एसी लगवाया तो आया एक मैकेनिक और विंडो में एसी लगाया, उसको तोड़ ताड़ के जो तो कहने का अर्थ क्या है सर? इंस्टॉलेशन, वो एसी सेट करना, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन बोलते हैं, या उसी को इरेक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो? परचेज करने से लेकर के उसको इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे, वो सारे खर्चे की जब तक की मशीन चलने ना लगे, मशीन यूज में ना आ जाए, तब तक जितने खर्चे हो रहे हैं सारे के सारे खर्चे कैपिटल। अगर कोई एसेट, फिक्स एसेट तुम देते हो, रेडी टू यूज जब तक नहीं हो जाता है, रेडी टू यूज के कंडीशन में जब तक नहीं आ जाता है, तब तक सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। किसी को दिक्कत? बोलना जी। चलो एक और लिख लो, एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन ऑफ द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। कभी कभी क्या होता है ना, किसी बिजनेस को चलाने के लिए कुछ अधिकार खरीदने पड़ते हैं, जैसे लाइसेंस खरीदना। मान लो बिहार में तो खैर दारू बंद है, लेकिन मान लो भट्टी बोलते हैं ना जी उसको, दारू का शॉप ही मान लो दुकान चलाना है। हमारे यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, बिहार में इलीगल है, ठीक है? यूपी वगैरह की बात कर रहे हैं या बाकी शहरों की बात, तो भी लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस सरकार देती है ना, दारू बेचने का लाइसेंस देती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, फ्री में थोड़ी मिलता है सर, पैसा लगता है। तो लाइसेंस लेने में पैसा लगता है, लेकिन एक बार लाइसेंस मिल गया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई साल के लिए होता है।
4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं कितने साल के लिए मिलेगा। तो हर साल थोड़ी होता है कि 1 साल के लिए ही लाइसेंस मिलेगा आपको, ऐसा थोड़ी होता है सर। हर साल आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, वो शायद 5 साल या 10 साल या 15-20 साल के लिए ऐसे कुछ होता है। कहने का मतलब लंबे मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हमने कोई अधिकार खरीदा, जैसे लाइसेंस खरीदा। लाइसेंस खरीदना, बिजनेस चलाने के लाइसेंस की जरूरत है। फ्रेंचाइजी खरीदा किसी बिजनेस का, किसी बताओ किसी बड़े बिजनेस का हमने फ्रेंचाइजी ले लिया। जैसे अभी एक कौन सिनेप्लेक्स खुल रहा है सिवान में, आपको मालूम है क्या? कौन थिएटर, हॉस्पिटल रोड में। वो कौन में बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको बता दें, नेशनल लेवल का ब्रांड है। 180 से ज्यादा थिएटर उसके इंडिया के अलग अलग शहरों में हैं। वो फ्रेंचाइजी अपना बेच रहा है, ब्रांड है, फ्रेंचाइजी बेच रहा है, 2 करोड़ रुपया ले रहा है फ्रेंचाइजी का। कह रहा है 1 साल में रिटर्न हो जाएगा आपका, ब्रांड है ना, कमा के दे देंगे आपको, मेरे नाम से आपका कमाई हो जाएगा क्योंकि हम ब्रांड है। यस, ब्रांड्स ऐसे ही तो बिकता है। अरे कैसे बात कर रहे हो? सुनो सुनो सुनो, सिवान जिला में ये चश्मा, क्या बोलते हैं, चश्मा का एक कंपनी है, लेंस कार्ड, दुकान खुल गया, मालूम है ना? फ्रेंचाइजी लिया है किसी ने, ये मेन रोड पर फ्रेंचाइजी लिया है किसी ने। लेंस कार्ड चूंकि ब्रांड है और नाम बच्चे बच्चे तक जानते हैं, दुकान देखते ही वहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। ये उसका ब्रांड है, वो अपना ब्रांड नहीं बेच रहा है। एक बार नाम बन गया ना, पीडब्ल्यू पांडे, पीडब्ल्यू भाई, पीडब्ल्यू का कोचिंग कहीं भी खुल रहा है, बच्चे भर जा रहे हैं वहां पे, अलग सर आ रहे हैं पढ़ाने। ब्रांड, नाम बन गया है, ब्रांड बिक रहा है। अब खान एकेडमी जिसने बनाया वो पेट पढ़ा रहा है, नहीं। बाइजू, आकाश कौन पढ़ा रहा है? जो जिसने शुरू किया वो पढ़ा रहा है, नहीं सर। ब्रांड बन गया, ब्रांड बिक रहा है, फ्रेंचाइजी बिक रहा है। समझ रहे हो बात? तो बिजनेस करने का एक ये भी तरीका होता है, फ्रेंचाइजी खरीदना, ब्रांड्स खरीदना। हम ब्रांड खरीद लेंगे, ब्रांड राइट खरीद लेंगे, एक्चुअली ब्रांड को यूज करने का अधिकार। आने वाले समय में तो भी ऐसा होगा, कॉमर्स 2.0 भी ब्रांड बनेगा और इसके भी फ्रेंचाइजी जाएंगे, अलग अलग जगह पर सेंटर्स जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर जगह हम ही पढ़ाएंगे, हम हर जगह कैसे पढ़ा सकते हैं, एक ही जगह कहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे नाम पे जहां जहां भी सेंटर चलेगा, क्योंकि ब्रांड ऐसा बन जाएगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया पीडब्ल्यू का, बाइजू का, अनअकैडमी का, है ना, ये सब, आकाश का, ब्रांड ऐसे बन जाएगा कि बस मेरा फेस रहेगा, आप कोई भी पढ़ाएगा। बड़ी कोचिंग संस्थाएं देख लो, बड़ी भी संस्थाएं हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, मुंगनी देख लो, मुंगनी एग्जांपल दिया इसका बहुत बढ़िया। मुंगनीज जिसने भी शुरू किया मुंगनीज ब्रांड को, क्या वही आगे सिवान में बनाया मुंगनीज नहीं सर, मुंगनीज का फ्रेंचाइजी लिया है किसी ने सिवान में, और वो मुंगनीज नाम से दुकान चला रहा है। और देखो ना, हम लोग आंख बंद करके, अरे मुंगनीज है, आंख बंद करके जा रहे हैं, आंख बंद करके जा रहे हैं। तो मुंगनीज है ना, ब्रांड है, अरे क्वालिटी देता है, ऐसा ब्रांड बना हुआ है। लेकिन बताओ कि मुंगनीज नाम से चलाने के लिए क्या पैसा नहीं दिया होगा? मुंगनीज कंपनी को, मुंगनीज का जो ब्रांड कंपनी है, जो कंपनी का मालिक है, उसको पैसा देना पड़ा होगा, तो अपना फ्रेंचाइजी दिया है यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ कि अधिकार खरीदना, ऑफ द राइट्स, राइट्स माने अधिकार खरीदना, टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको अगर करना है तो आपको कुछ अधिकार खरीदने पड़ेंगे। किसी का गुडविल खरीदना, फ्रेंचाइजी खरीदना मतलब एक तरह से गुडविल खरीदना हो गया, उसका नाम हम खरीद रहे हैं, ब्रांड खरीदना है, गुडविल खरीदना है। लाइसेंस किसी किसी का खरीदना पड़ता है, जैसे मैंने बोला बियर, इस तरीके अलग तरीके के अधिकार खरीदने पड़ते हैं। लेकिन क्या वो अधिकार हर साल खरीदने पड़ते हैं, हर महीने खरीदने पड़ते हैं क्या? नहीं सर, एक बार हो गया तो कई साल तक चलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलो तो लिखेंगे, दैट इज एग्जांपल में हमने लिखा गुडविल, गुडविल खरीदना। कॉपीराइट खरीदना, कॉपीराइट, अरे देखो ना, आप लोग को मालूम है ना, बताए थे, किताब लिख रहे हैं हम, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो किताब लिख रहे हैं तो क्या हम बेचेंगे? तो किताब लिख देंगे,
उसके बाद क्या होगा, उस किताब को किसी पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश कराएंगे। मतलब ये हुआ कि कोई पब्लिकेशन वाले से हम कांटेक्ट करेंगे और हमारा किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेच छाप करके अपनी कंपनी का नाम लगा करके, मेरा नाम लगा करके, ये अधिकार उस कंपनी को हम देंगे कि मेरा किताब तुम छाप के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो, बेचो, लेकिन फ्री में अधिकार नहीं देंगे। उस कंपनी को, उस पब्लिकेशन को हम अधिकार नहीं देंगे। उसको कहेंगे कि जितना किताब मेरा बिकेगा उसमें मेरा कमीशन रहेगा, 30%, 40%, 50%, जितना हो जाए। एक बार मैंने किताब लिख दिया, अब जब तक वो किताब बिकेगा, जब तक वो किताब बिकेगा, आने वाले समय में, फ्यूचर में हमेशा मुझे कमीशन मिलते रहेगा। समझ के बाद, हमेशा मुझे कमीशन मिलते रहेगा। जैसे अभी आप लोग एसके सिंह का बुक यूज करते हो ना, एसबीपीडी पब्लिकेशन है, देखो एसबीपीडी, साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है साहित्य भवन पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस नाम से आप लोग पहले से भी परिचित हो गए। राइटर कौन है किताब के? डॉक्टर एसके सिंह। जितना किताब आप लोग करते हो ना, सबका कमीशन जाता होगा एसके सिंह। लिख रहा है कौन, छाप रहा है कौन? पब्लिकेशन। कमीशन किसको जा रहा है? एसके सिंह के पास। मेरा नहीं है किताब, हम मेरा किताब कहने का अर्थ ये है सर कि कॉपीराइट, हमने उसको क्या दिया, उस कंपनी को अधिकार दिया कि तुम कॉपीराइट लो और छापो, लेकिन वो कॉपीराइट, मेरा किताब छापने के लिए हमको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो खर्चा कर रहा है ना, लेकिन एक बार खर्चा करेगा। इसी तरीके से होता है, जैसे मान लो माइंस वगैरह, माइंस समझते हो, खनन करना, खनन करके तेल निकालना, कोयला निकालना, ऐसे है ना। तो मान लो कि किसी का जमीन है, उसके नीचे पता चला कि कोयला छिपा हुआ है, तेल छिपा हुआ है, ऐसे, तो जमीन को लीज पर लिया जाता है। कई सारी कंपनियां जो हैं, जो कोयला खनन का काम करती हैं, सरकार तो करती ही करती है, प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं, समझ रहे हो। जमीन को यूज करने का अधिकार हमसे खरीदेगा, जो जमीन बेचेंगे नहीं, तो वो हमसे यूज करने का अधिकार खरीदेगा, उसके लिए हमको पैसा देगा, हाँ, रॉयल्टी मिलता है। बीकॉम में आओगे तो बीकॉम पार्ट 1 में आपको रॉयल्टी नाम का एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो पैटेंट, ये सब शब्दों से आप परिचित होंगे पहले से, पेटेंट राइट एक्सेट्रा। तो आपने अभी क्या सीखा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सीखा। अरे बोलो ना भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई दिक्कत किसी को? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, ऐसे व्यय को कहते हैं जो बार बार बिजनेस में नहीं होता है, कई सालों में होता है एक बार, और एक बार जब हो जाता है तो उसका बेनिफिट साल तक मिलता है। क्लियर है बात? ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय कहा जाता है। एग्जांपल में हमने ढेर सारे एग्जांपल दिया कि कोई फिक्स एसेट को इंप्रूव करना, एक्सटेंड करना, है ना। उसके बाद सीटिंग कैपेसिटी, जैसे सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा देना, रिमॉडलिंग कर देना ओल्ड स्टेशन को, या फिर कोई फिक्स एसेट है उसको परचेज करना, इंस्टॉल करवाना, है ना। कोई बिजनेस करने के लिए तरह तरह के अधिकार खरीदना, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब है ना। तो ये सब क्या है सर? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जब एक बार होता है तो उसका इस तरह क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा दोगे इसको भी? क्या होता है मतलब बेहतर तरीका कि अगर कोई पूछे, ये होना चाहिए पढ़ाई का स्टैंडर्ड, बेहतर तरीका से टॉपिक को समझना है, एक्सप्लेन करना है, ध्यान देना है कि जब कोई से पूछे तो उसको कहोगे भाई बढ़िया से बता दो उसको, फिर दोबारा सवाल ना पूछे, समझ जाए, नॉलेज है, ठीक है। टारगेट क्लियर होना चाहिए। चलो अगला हेडिंग बनाएंगे, कौन सा? जल्दी बोलो ना, अगला हेडिंग कौन सा बनाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू हमने क्या कहा है? देखो यहाँ पे हमने कहा, यहाँ देखो भाई, बोर्ड पे देखो, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया आप लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में 3 तरह के एक्सपेंडिचर का नाम आपने देखा। पहला, पीछे नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इधर ध्यान दो। पहला हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर,
है ना, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ना है हमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर पढ़ेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पढ़ने की जरूरत क्या है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ लिए हो, बट फिर भी लिखवा देंगे, है ना। ये ऑलरेडी हम आप लोग को अभी रिसेंटली तो 2-4 दिन तो हुआ पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा दिए हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी हेडिंग बनाएंगे हम लोग। इस तरीके से सारा एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएगा, फिर रिसिप्ट शुरू करेंगे हम लोग। रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है बात? चलो तो अभी क्या हेडिंग बनाओ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जल्दी हेडिंग बनाओ, जल्दी हेडिंग बनाओ, जल्दी हेडिंग बनाओ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरा नंबर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होता है, आएगा तो व्यय, आएगा व्यय। हाँ संभाल के, आएगा तो व्यय, ठीक है सर। जल्दी से हेडिंग बनाइए और लिखना शुरू कीजिए आएगा तो व्यय के बारे में। जल्दी लिखिए, आवाज नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान लगा के कैपिटल एक्सपेंडिचर सीखे हो, ऐसे ही ध्यान से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी बारे में सीख जाओ और आज का क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, लिखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। लिखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंस जो है ना, वो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाता है। एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस जो शब्द है, वर्ड है, ये एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाता है। लेकिन एक्सपेंस का अर्थ होता है कि हुआ और उसका इफेक्ट खत्म, उसको एक्सपेंस कहेंगे। जो बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी में होता है उसको एक्सपेंस कहते हैं। एक्चुअली ऐसे समझो कि एक्सपेंस छोटा वर्ड है, एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा वर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा टर्म है, उसी के अंतर्गत आता है एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब जो बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी में आता है और आता है उसको एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेकिन बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटी में आ रहा है ना, वो एक्सपेंस बन जाएगा। सिंपल। तो कहता है जैसे रेंट पेमेंट करना, सैलरी पेमेंट करना, ये एक्सपेंस हो गया। गुड्स खरीदना, ये एक्सपेंस हो गया। लेकिन ये सब एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन एक्सपेंडिचर इनके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे फर्नीचर खरीदना, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ये सब भी है। अंदर समझ में आ रहा है? ये सब है, अभी उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। पहले देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, तो लिखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, is an expenditure, revenue expenditure is an expenditure which is incurred, जो होता है कब होता है, कैसे होता है सर, तो लिखेंगे which is incurred, जो होता है। पॉइंट नंबर 1 2 ऐसे बना करके लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में जो होता है टू मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। यानी अर्थ समझो, कहता है कि बिजनेस का, व्यवसाय का अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहे, यानी जितना कमा रहे उतना कमाते रहो, उसमें कोई दिक्कत ना आए, कमी ना आए, वो मेंटेन रहे, उसके लिए किए गए खर्चों को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे गुड्स खत्म हो गया तो गुड्स बना लो, ताकि हम जितना कमा रहे हैं उतना कमाते रहे, तो गुड्स खरीदना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा नहीं है और ये होगा नहीं बिल्डिंग मेरा, I mean, जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे कमाएंगे कैसे, रोड पर बैठ के थोड़ी बेचेंगे पढ़ाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि हम जितना कमा रहे हैं कमाते रहें, इसके लिए रेंट देना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है, जो स्टाफ वगैरह को खर्चे दे रहे हैं वो देना जरूरी है, पानी वगैरह मंगाते हैं डब्बे का, वो सब करना जरूरी है, रिपेयर मेंटेनेंस कभी कभी कराते रहते हैं किसी किसी चीज का, वो कराना जरूरी है, क्योंकि तभी तो पढ़ाई होगा, तभी तो कमाई होगा। तो कहने का अर्थ क्या है सर कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है।
या मेंटेन करके रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हमने कहा गुड्स खरीदना, रेंट पेमेंट करना, सैलरी पेमेंट करना, रिपेयर मेंटेनेंस कराते रहना, समझ रहे हो बात, ये सब वेजेज वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है सर, तो पहला तो हमने लिखा, दूसरा इसी में लिखेंगे, और दूसरा टू कैरी आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टू कैरी आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी to carry out operating activity in the normal course of regular business transaction of a business, यानी एक व्यवसाय का, एक बिजनेस का जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें होने वाले जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होते हैं, आप लोगों को पढ़ाए हैं ऑपरेटिंग वर्ड ध्यान में है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पढ़ाए हैं जी, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में, फाइनल अकाउंट जब पढ़ा रहे थे तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग ये सब सिखाए थे, कॉपी रिवीजन करो बाबू, जरूरी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब भी कहलाते हैं रेवेन्यू। इनमें सिंपल शब्दों में कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने वाला लगभग हर एक आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा आइटम दिखाया जाता है आप लोगों ने देखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम दिखाए जाते हैं आप लोगों ने देखा है? बोलो ना, रेंट, सैलरी, बैड डेब्ट, बोलो। नॉमिनल अकाउंट से संबंधित जितने आइटम है, कमीशन वगैरह पेड करना, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ आए? ऐसे लॉजिकली पढ़ाई करोगे तो समझना टॉपिक को ज्यादा आसान होगा। यस, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितने आइटम है सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नॉमिनल अकाउंट में लोग बेहतर जाते हो, या यूं समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आने वाले लगभग सभी आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जांपल के तौर पे हो जाएगा, बोलो ना, कोई दिक्कत? चलो सर, बहुत बढ़िया। तो एग्जांपल में जल्दी से लिख लेंगे और टॉपिक को खत्म करेंगे और आज के क्लास को खत्म करेंगे। जल्दी से एग्जांपल को आप लिख लीजिए। नहीं, एग्जांपल लिखिए। भूख लग रहा है तो खा के आया करो, नहीं तो लेके आया करो। हमारे लिए भी थोड़ा लेके आया, हम मना थोड़ी किए हैं। चलो गुड्स परचेज, जो हम रीसेल के लिए खरीद के लाते हैं, सामान जिसको हम खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, अगर कोई सामान खरीद के लाते हैं बेचने के लिए तो गुड्स कहलाता है। यानी गुड्स खरीदना भाषा में लंबा चौड़ा जो लिखे हैं इसका अर्थ क्या है? गुड्स खरीदना। जो गुड्स खरीदने पर खर्चा हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा लिखेंगे रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। टाइम टाइम पे ये भी कराते रहना चाहिए, है ना? जैसे अभी इसमें क्या बोलते हैं, इन्वर्टर में पानी कम हो जाता है, इन्वर्टर पानी अलग से खरीद के लाना पड़ता है, बैटरी का पानी अलग से। हाँ, वही बैटरी, इन्वर्टर कहने का मतलब इन्वर्टर बैटरी। तो रिपेयर मेंटेनेंस है वो, कि सब मेंटेन रहे, कोई दिक्कत ना है, उसको क्या कहेंगे? वो कई बार करना पड़ता है सर, साल में कई बार करना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख रहे हो? ऐसे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ो सर, टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेंगे डेप्रिसिएशन। हर साल लगाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेगुलर एक्टिविटी है कि नहीं? परमानेंट एक्टिविटी है। परमानेंट डेप्रिसिएशन रोज लगते रहता है, रोज लगते रहता है। साल के अंत में हम लोग दिखाते हैं कि पूरे एक साल में कितना लगा, हर साल दिखाते हैं।
तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ना सर। और बोलिए वेजेज, वेजेज हमेशा देना पड़ता है, रोज रोज देना पड़ता है। सैलरी भी हमेशा देना पड़ता है, हर मंथ देना पड़ता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, बोलो ये सब भी हर बार देना पड़ता है। अगला लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, जानते हो ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, देखो फाइनल अकाउंट कितना बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं कि अगर पढ़े हो बढ़िया से तो बहुत सारा हेल्प करेगा, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड, यस, हाँ नहीं होगा। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ बस हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। इंटरेस्ट ऑन लोन 1 मिनट रुक के भेजिएगा, एटसेट्रा। तो ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल। अब आप लोगों को करना क्या है, एक आप लोगों को टॉपिक बोल दे रहे हैं तैयार करके लाने के लिए है। आप लोगों ने अभी अभी 2 टॉपिक पढ़ा, कौन कौन सा बोलो ना। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप लोगों को क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, घर से तैयार करके लाना है। पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ, बुक का पेज नंबर है 447, सॉरी 477, 477 पेज नंबर। उसमें आप लोगों को एक डिफरेंस दिया हुआ है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, को घर से लिख के लाना है। क्योंकि पूरा टॉपिक हमने पढ़ा दिया है तो वापस से डिफरेंस पढ़ाने का कोई लॉजिक मेरा बनता नहीं है कि उसमें टैक्स, क्योंकि जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यही सारे पॉइंट्स उस डिफरेंस में मिलेगा। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश वाले में पेज नंबर 477, हिंदी वाले में 540। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये दिखाए जाते हैं, कहां दिखाए जाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ऐसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज डेबिटेड टू, डेबिट किया जाता है कहां पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए बात। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कहां जाता है, बैलेंस शीट के साइड, उसके बारे में लिखे थे ना, लिखो। ए सुनो सुनो सुनो, ये पहले लिख लो, ये लिख लो अभी जो लिखे हैं नीचे वाला लाइन, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। इसलिए तो हमने कहा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले लगभग कितने आइटम है, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराते हैं। फाइनल अकाउंट पढ़ा आपने, फाइनल अकाउंट नहीं, फिर कैसे आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, फाइनल अकाउंट समझ रहे हैं। अभी अभी हम लोग चैप्टर खत्म किए हैं कल ही, है ना। विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट दोनों पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, 1 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये लिखने के बाद आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी लिख लेना ऊपर जा करके। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के साइड में। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाओ, अगर इसको लिख लिया हो तो इसको लिख लिया हो कि आगे बढ़ाएं, इसको लिख लो। फिर आज जो लोग लिख सकते हैं आप लिखिए, आ नहीं इसको लिख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाएंगे, ऊपर छूट गया था हमसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, उसको भी लिख लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं, तो लिखना ऊपर जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले में, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी शोन ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ होता है, मशीन खरीदे हो, मशीन खरीदे हो ना, कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में। फर्नीचर खरीदे हो कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में। लैंड बिल्डिंग खरीदे हो कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में। गुडविल कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में। यही सब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में। डन, जल्दी करो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाओ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आई थिंक अगर कहीं जगह होगा आप लोगों के पास, जगह दिख रहा है क्या, कहीं जगह ही नहीं दिख रहा है, हम जगह ही नहीं छोड़े हैं कहीं। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, हपड़ाओ नहीं।
आवाज नहीं, सुनो ध्यान से। लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में लिखो। इट इज शोन, इसको दिखाते हैं, कहां पर दिखाते हैं? इन बैलेंस शीट एसेट साइड। ये लिख लो। हाँ बस एक लाइन, ये छूट गया था हमसे गलती से, इसको लिख लो। और इसके साथ ही आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंस का टॉपिक एक तैयार करके लाना है, डिफरेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलिए, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।